Hello everyone. So today we will discuss about stability of carbocations. सबसे पहले बात करते हैं कार्बोकेटाइन होता क्या है। तो कार्बोकेटाइन एक कार्बन एटम है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसलिए ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है और इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड होती है। तो अब इसको स्टेबल करने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी इसको स्टेबल करने के लिए। तो इस ये स्टेबिलिटी की जो है वो मतलब कैसे इंक्रीज होगी उसका जो कंसेप्ट है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले आता है अल्फा इफेक्ट, जिसको हम बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं। अगर कार्बोकेटाइन है कोई भी और उस कार्बोकेटाइन के पास कोई ऐसा नेबरिंग एटम है जिसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल में उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन है वो कब अच्छा होगा, जब ओवरलैपिंग अच्छी होगी। तो अगर ओवरलैपिंग स्ट्रांग है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब ओवरलैपिंग के लिए हमें रूल याद रखना है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का, कि अगर जो एटम्स है वो अगर सेम पीरियड के आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी। अगर डिफरेंट पीरियड्स के एटम्स साथ में ओवरलैप कर रहे हैं तो वो वीक ओवरलैपिंग होगी। अगर ओवरलैपिंग वीक होगी तो स्टेबिलिटी भी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो शेयर वो जो कर रहा था वो इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और सल्फर के पास भी लोन पेयर है। पर ऑक्सीजन और कार्बन दोनों सेम पीरियड के एटम्स है, लेकिन कार्बन और सल्फर दो डिफरेंट पीरियड के एटम्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ओवरलैपिंग अच्छी होगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। अब कंपेयर करते हैं डोनर एटम की। तो अगर यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, डोनेट कर पाएगा। तो अगर बेटर डोनर एटम है तो उसका स्टेबिलाईजेशन जो है कार्बोकेटाइन का वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे अगर हम कार्बोकेटाइन देखें तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जो नाइट्रोजन से अटैच है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। जो एल्काइल ग्रुप्स है, जैसे यहाँ ये कार्बोकेटाइन है, ये 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो किसका सबसे ज्यादा होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे लिस्ट जो स्टेबल है वो है मेथिल ग्रुप। अब बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन को सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। यहाँ क्या होता है, जो सी एच बॉन्ड होता है, ये जैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इस ये जो है वो एम इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ये क्या है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स है, इसमें ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इससे क्या होगा, होता क्या है इससे, कि इससे जो सिग्मा बॉन्ड है इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स जो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इजीली क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका सिग्मा बॉन्ड होता है वो थोड़ा सपोर्ट दे देता है कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ही क्या होगी, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। तो अल्फा हाइड्रोजन्स अगर ज्यादा होंगे, मोर अल्फा हाइड्रोजन्स मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब जैसे यहाँ पे ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है तो इसमें क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन्स है, और जो मेथिल है उसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतना उस कार्बोकेटाइन को फील होगा कि वो स्टेबल है। तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन्स अगर बढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी भी उस कार्बोकेटाइन की बढ़ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं रेजोनेंस की। अब रेजोनेंस में क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे अपन ने बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, तो ये इसका जो प्लस चार्ज है ये क्या करता है, यहाँ पाई सिस्टम में क्या हो जाता है, डीलोकेलाइज हो जाता है। मतलब एक तरीके से ये यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजिशन पे पूरे, मतलब इसमें डीलोकेलाइज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये जैसे जैसे ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में चार्ज जो है वो स्प्रेड होता है, मतलब अलग अलग पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो ये जो है मल्टीपल एटम्स पर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो इसकी जो एनर्जी है ओवरऑल वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए रेजोनेंस जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजेशन देता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन।
अब बात करते हैं ओवरऑल, अगर हम कोई भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि उसमें उस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं। फिर चेक करेंगे एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है बैक बॉन्डिंग, और फिर एरोमेटिसिटी उससे थोड़ा वीक, फिर रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट जो सबसे लिस्ट होता है। अब कार्बोकेटाइन में भी क्या होता है कि अगर जैसे प्लस आई इफेक्ट अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा, तो इंडक्टिव इफेक्ट में भी दो ग्रुप होते हैं, मतलब प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप और माइनस आई वाले। तो अगर कार्बोकेटाइन के पास में प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, अटैच्ड है, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले, तो वो उसको सपोर्ट करेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतने ज्यादा उसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। लेकिन अगर माइनस आई इफेक्ट वाले मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले हैं, तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर अपन हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp, तो अगर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी क्या हो रही है, उसकी बढ़ेगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी केटाइन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है मींस माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वो पॉजिटिव को पसंद नहीं करेगा। तो अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये sp3 वाले से अटैच्ड है, ठीक, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बोकेटाइन, और ये वाला कार्बोकेटाइन sp है। तो इन तीनों में अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर देखें, तो इस वाले का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, मींस ये जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ये एक तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव तो ये पॉजिटिव को इजीली होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए ये इस कार्बोकेटाइन की क्या स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि हमें पता है एस ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड कर पाता है। पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे स्टेबल नहीं है। तो हमें एग्जाम में सबसे पहले क्या देखना है, बैक बॉन्डिंग देखना है। अगर कंपाउंड की कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर वो पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग है कि नहीं है। फिर हमें एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस देखना है, फिर हाइपर कंजुगेशन काउंट करना है, और हाइब्रिडाइजेशन भी साथ में देखना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा कोई भी कंपाउंड जो हमें दे रखे हैं उनका।